हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। हमने इससे पहले डेरिवेटिव के सब फॉर्मूलेस अगर प्रिपेयर किए हुए हैं, यू वी रूल मल्टीप्लिकेशन, यू बाई वी रूल डिवीजन, चेन रूल, इम्प्लिसिट रूल, पैरामीट्रिक रूल, डबल डेरिवेटिव। आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक देते हैं एक लाइन से सबके सब डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कितने टाइप्स की है और वो कितने कितने तरीके से हम लोग इसको जो दूसरी एप्लीकेशन से उसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहले एप्लीकेशन में हम लोग लेते हैं रेट ऑफ चेंज। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं रेट ऑफ चेंज। यहां रेट ऑफ चेंज का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट। हमारे पास इस तरीके से 8 से 9 एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। हम एक एक करके सभी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते जाते हैं नॉमिनल एग्जांपल्स के साथ। सपोज रेट ऑफ चेंज में हम लोग फर्स्ट टॉपिक इस तरीके से ले लेते हैं एग्जांपल, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, find rate of change of area। स्टूडेंट्स, हमने यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। हम इस तरीके से सबसे पहले नॉमिनल एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू नो दैट द सर्कल रेडियस अगर स्लोली स्लोली बढ़ना स्टार्ट करेगा, रेडियस बढ़ने का डिफरेंशिएशन मतलब कि उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेचुरली स्टूडेंट्स रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल का एरिया बढ़ने वाला है। करेक्ट। तो हमको ये फाइंड करना है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज गिवन हियर, हम यहां पे एक आगे जोड़ देते हैं, व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमें मान लेते हैं कि जब ये रेडियस स्लोली स्लोली बढ़ रहा था, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर पे पहुंचा तब एरिया कितना बढ़ा होगा। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो जस्ट यहां पर हमको डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें ध्यान से समझ करेंगे धीरे धीरे। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट रेट डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। We have to find dA by dt। हमको dA by dt हमको फाइंड करना है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जब रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे कॉनिक्स के सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। मोस्टली हम इस टॉपिक को फिर डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये कहां कहां पे होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल हमको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमें एरिया सर्कल का फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। हम दोनों बाजू डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यहां पे हमें फाइंड करना होगा डीए बाई डी टी। स्टूडेंट देखो, हम ऐसे वेरिएबल से फाइंड कर रहे हैं जो वेरिएबल यहां पर नहीं है। तो जो वेरिएबल हम डिनोमिनेटर में यहां पे ले रहे हैं वो राइट हैंड साइड में भी आएगा। हम यहाँ पे पाई कांस्टेंट टर्म है, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन हम आगे लिखेंगे dr by dt। So it is pi into 2r dr by dt। करेक्ट स्टूडेंट्स। a का डेरिवेटिव dA by dt, हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं इसीलिए पाई एज इट इज। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2r, जनरली हम लोग 2x लिख के छोड़ देते थे, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हैं, तो नेचुरली r का डेरिवेटिव भी हम सक्सेसिवली या चेन रूल के हिसाब से आगे dr by dt लिखेंगे। अब जो वैल्यूज दी हुई है यहां पे हम पुट कर देते हैं। पाई एज इट इज रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है, डी आर बाई डी टी 3 दिया हुआ है 3। सो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब रेडियस सर्कल का 3 के हिसाब से बढ़ रहा था और जब रेडियस 2 सेंटीमीटर पे पहुंचा तब एरिया बढ़ने का रेट एग्जैक्टली उसी समय एरिया बढ़ने का रेट 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड था। करेक्ट स्टूडेंट्स। जिस तरीके से ये रेट ऑफ चेंज हमने सिर्फ सर्कल के फाइंड किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर हम कोन की बात करें तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सर्कल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। जैसे ट्राइंगल में अगर समझ लो दो साइड अगर बढ़ रही है तो थर्ड साइड के बनने का रेट। कोई भी कॉनिक्स के एग्जांपल को या किसी भी एग्जांपल को जिसमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी हुई हो कि कोई एक चीज बढ़ रही है या कोई एक चीज घट रही है, तो हम बाकी की इंफॉर्मेशन कॉनिक सेक्शन से या सिंपल ज्योमेट्री की हेल्प से जो हमें कंटेंट फाइंड करने बोला है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रॉपरली दिया होता है कि हमें फाइंड क्या करना है और रेट किस चीज का दिया है। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन हम फिर आगे लेते जाएंगे। अब हम एक एक करके खाली नॉमिनल एग्जांपल्स ले रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक था रेट ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम मैथमेटिशियन के नाम पर है। इसमें भी सिंपल डेरिवेटिव का यूज करना है सर्टेन कंडीशन के साथ। फॉर एग्जांपल सपोज एफ एक्स इक्वल टू दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, वेयर x बिलोंग्स टू 2, 3। पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। जैसे अगर ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में था तो हमने यहाँ पे dy बाई dx फाइंड कर दिया था, वो एट द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, वट एवर इज गिवन। यहाँ पर fx की वैल्यू दे दी है, x बिलोंग्स टू 2, 3 है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें 3 कंडीशन वेरीफाई करनी होगी। हम यहाँ पे 3 कंडीशन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद रोल्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है fx इज कंटिन्यूअस एट 2, 3। fx जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन से मतलब है डेरिवेटिव या लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन में होते हैं, उसको फिलहाल बाजू में रखते हैं। fx इज कंटिन्यूअस एट 2, 3। देन सेकंड कंडीशन इज fx मींस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 2, 3, कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल। दो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हम मान के चले लेते हैं कि भाई ये फंक्शन जो हमको दिया है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो फंक्शन हमें दिया है वो डिफरेंशिएबल है, हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल की कंडीशन देखने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का हम लोग जनरली यूज करते हैं कि भाई एफ डैश एक्स निकालना हो तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, जो फॉर्मेट है फिलहाल वहां ध्यान में लेते हुए। और थर्ड कंडीशन है कि भाई एफ ए इक्वल टू एफ बी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग आगे लिख सकते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट स्टूडेंट्स? फंक्शन दिया है x बिलोंग्स टू 2, 3, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल 2, 3, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल 2, 3 एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर तीसरी कंडीशन देखना जरूरी है स्टूडेंट, अगर ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। चेक कर लेते हैं। फंक्शन में हमने x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 इज 0, तो एफ ए की वैल्यू आ रही है 0। हम यहाँ पे 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। तो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब तीनों कंडीशन रोल्स की वेरीफाइड हो रही है। अब डेरिवेटिव का यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। हम डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 लेकर के x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। दैट इज फॉर दिस वैल्यू ऑफ x रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सो एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। दैट इज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5/2। अब x इज इक्वल टू 5/2 स्टूडेंट देखिए, जो ब्रैकेट हमें दिया हुआ था उस ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए, 2 या 3 नहीं, डिफरेंशिएबल है। सो 5/2 2.5 इसके बीच में कहीं हो जाता है, भले फिलहाल एकदम बीच में आता है लेकिन बीच में कहीं तो के आना चाहिए। ये है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में फंक्शन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, लोगरिथमिक फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन के फॉर्म में हो, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, उस फंक्शन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। और सेटिस्फाई करने के बाद हमें लास्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेकर के वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 फंक्शन है पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में या किसी भी फंक्शन में, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम।
तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम भी ले लेते हैं स्टूडेंट। रोल्स थ्योरम के बाद मीन वैल्यू थ्योरम। सपोज fx is equal to x square plus 7x plus 2 where x belongs to 2 to 3, जैसे लिख दिया मैंने 2 to 3। यहां पर भी हमें पहली स्टेप लिखनी है, here fx is continuous at या और जो भी लिखा जाए at x belongs to 2 3, क्लोज इंटरवल लिखो या ऐसे ना लिखो तो भी चलता है, there is a close interval। b fx is differentiable at open interval 2 3, जैसे रोल्स थ्योरम में हम लोग दो वर्ड स्पेसिफाई करते हैं, हम फिलहाल इसको यहाँ पे मान ही लेते हैं। थर्ड स्टेप, यहाँ पे हमें वो fa इक्वल टू fb जैसा स्टेप रोल्स थ्योरम जैसा सेटिस्फाई करना नहीं होता, हम यहाँ पे लिखते हैं therefore fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू f डैश x। f डैश x लिखो, f डैश c लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। fb माइनस fa, स्टूडेंट यहाँ पर ये a और b है, f ऑफ b हम यहाँ पर f ऑफ b मतलब f3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। f3 की वैल्यू पुट करने पर आएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 33 माइनस, स्टूडेंट बरोबर है। सबसे पहले हमने f b यहाँ पे पुट किया, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 21 32 माइनस f ऑफ a, f ऑफ a 2 to 4, 4 plus 2 6, 6 plus 14 20 divided by 3 minus 2 is equal to f dash x। f dash x का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पे वही है जो हम सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, 2x plus 7, 32 minus 20, 12, 12 divided by 1, 12 is equal to 2x plus 7, so 2x is equal to 5 और x is equal to 5 by 2। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना कि सर आपने पिछले सम में भी जो रोल्स थ्योरम कराया वहां भी आंसर 5 by 2 आया था, इसमें 5 by 2 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिखना है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फिर मीन वैल्यू थ्योरम का ये टिपिकल फॉर्मूला है, f डैश x में 0 आता है। स्टूडेंट अगर अभी मैंने इसके पहले का सम लिखा होता जिसमें fa इक्वल टू fb था तो वो f डैश x इक्वल टू 0 बनकर के ही x की वैल्यू यहाँ पर आती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया था, fb माइनस fa डिवाइड बाय b माइनस a सॉल्व करने पर मीन वैल्यू थ्योरम में x की वैल्यू ब्रैकेट में सेटिस्फाइड हो रही है। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट में आगे एक और एप्लीकेशन, एरर्स। अब यहाँ पर एरर का मतलब क्या है, हम लोग फिजिक्स में नहीं जा रहे एरर्स के लिए, वरना वहां पे डायनेमिक एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, ह्यूमन बीइंग एरर, मैनकाइंड एरर, ये बहुत प्रकार के एरर्स आ जाएंगे। यहाँ पे एरर का मतलब है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते समय हमने कितने परसेंटेज की गलती की। तो मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर है लेकिन मेजरमेंट करते समय हमने उसमें 3% का एरर रखा। अब नेचुरली स्टूडेंट अगर रेडियस में हम अगर इंस्ट्रूमेंट या रेडियस में अगर गलती करेंगे तो एरिया में सर्टेनली गलती होने वाली है। तो एरिया में आपने कितने परसेंटेज गलती कर दी, हमने किसी कोनिक सेक्शन के रेडियस में गलती की है, हाइट में गलती की है, तो नेचुरली उसके वॉल्यूम में गलतियां मिलने वाली है। यहाँ गलती का मतलब है एरर्स, और एरर लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। हम लोग जनरली इसे dv बाय dx या dv बाय dr या जिस तरीके से भी फॉर्मेट में लिखना हो, यहाँ d का मतलब डेल, मतलब के स्मॉल फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल लिखता हूं, सपोज इफ देयर इज 2% एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड परसेंट एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब एक चीज यहां पे श्योर है स्टूडेंट्स, हमने स्फीयर का रेडियस मेजर करते समय 2% की मिस्टेक की है स्फीयर में, तो जब हम उसका वॉल्यूम काउंट कर रहे होंगे तब उसमें हमने कितने परसेंट का एरर क्रिएट किया होगा या कितना परसेंट एरर आया होगा। तो ये भी जनरली लिखा जाए तो रेट ऑफ चेंज जैसा तो नहीं है, लेकिन
डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर भी मुझे कॉनिक सेक्शन के सब या फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला हो, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, तो भाई आपने वेलोसिटी में गलती की मेजरमेंट लिखते समय, यहाँ पे वो जस्ट एरर है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी में तो एरर आने वाला ही है। आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, भाई F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आपने दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पे आपने कुछ परसेंट गलती की लिखने में, नेचुरली उनके बीच में फोर्स में आपको एरर मिलने वाला ही है। मतलब एक जनरल टॉपिक है, आप किसी भी फॉर्मूले में अगर छोटा सा भी कहीं एरर क्रिएट करते हैं तो फॉर्मूले का जो मेन टर्म है वहां पर कुछ परसेंट गलतियां तो होगी होगी, हम डेरिवेटिव की हेल्प से वो परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट में क्या दिया है, हम इस तरीके से लिखते हैं कि देयर इज ए 2% एरर इन रेडियस, तो हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब है 2r डिवाइडेड बाय 100, 2% की गलती की रेडियस में, तो 2r बाय 100, करेक्ट। हमें फाइंड करना है डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट वॉल्यूम में एरर कितना आया होगा। अब जनरली फॉर्मूला लिखने का तरीका हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर डेल्टा आर। मेरा लिखने का तरीका है, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन जनरली फॉर्मूला यही है सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है, हम डीवी बाई डी आर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, करेक्ट, और डेल्टा आर मुझे पहले से मालूम है, तो डीवी बाई डी आर निकालने के लिए मुझे फिर से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे dv बाय डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर। आर क्यूब का डेरिवेटिव स्टूडेंट 3r स्क्वायर, 3 कैंसल, सो इट इज 4 पाई r स्क्वायर। मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, so डेल्टा v इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा r की वैल्यू मुझे मालूम है 2r बाय 100, 2r बाय 100। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ एरर इन वॉल्यूम निकालना होता तो ये डेल्टा v की वैल्यू आ जाती 4 2 8 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 100। मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एरर, परसेंट एरर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर v से दोनों टर्म को डिवाइड कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। डेल्टा v बाई वी कॉमन सेंस है, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम लोग इसी तरीके से एरर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे 4 4 कैंसल, पाई कैंसल, आर क्यूब इज कैंसल, ये 3 ऊपर जाएगा तो 6। अब नेचुरली मुझे यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिख रहा है, 6% एरर, ओके, 3 ऊपर जाएगा, 6 डिवाइड बाय 100, 6% एरर। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव की हेल्प से फिजिक्स का या किसी भी टर्म का फॉर्मूला अगर मुझे मालूम हो और उसमें हमने थोड़ा सा भी अगर किसी मेजरमेंट में एरर फाइंड किया हो, तो डेरिवेटिव बेस्ड हम उसमें दूसरे कंटेंट में हमने कितना एरर प्रोड्यूस किया होगा वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट। 2% एरर हमने रेडियस में किया, वॉल्यूम में 6% का एरर आया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तीसरा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नेचुरली हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। कोई भी कर्व है, उस कर्व को अगर स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट में टच करती जाती है तो हम उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कई प्रकार के कर्व्स दिए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड कर्व हो तो ठीक है, उसके हमारे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कर्व ना हो तो हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के बेस के ऊपर इजीली टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से दी जानी चाहिए। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट -1 2। सपोज कोई भी एक टेंजेंट, एक कर्व का इक्वेशन दे दिया है, नेचुरली ये पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व कहीं ना कहीं वो टेंजेंट जो है वो -1 2 के ऊपर इसको टच करता है, तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पर जनरल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्ट्रेट लाइन मेथड से पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। टेंजेंट के इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन के कई सारे इक्वेशन है,
करेक्ट, उसमें से हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अभी m का मतलब क्या है, m यहाँ पर है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब डेरिवेटिव के अंदर में जो हम dy बाई dx फाइंड करते हैं एक्चुअली वो स्लोप है। आप लोग इसको अगर डीप में देखना चाहे तो इजीली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिल जाता है। dy बाई dx, dy का मतलब है y एक्सिस में चेंज, डिवाइडेड बाई dx, डिवाइड बाई dx का मतलब चेंज इन x एक्सिस। अब y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस स्टूडेंट जो है वो स्लोप बनता है। तो स्लोप कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ही है, तो मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली m की वैल्यू फाइंड करनी है। m मीन्स dy बाई dx, सो देयरफॉर m इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू, नाउ सिर्फ एक बार डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 2x माइनस 3, पावर सामने आएगा 2x और माइनस 3, 2 का डेरिवेटिव 0। लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन है एट द पॉइंट -1 2, ये x की वैल्यू -1 है स्टूडेंट और y की वैल्यू 2 है। हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट करने पर आंसर आएगा -5, 2 इंटू -1 -2 -2 -3 -5। स्टूडेंट हमें यहाँ पे m की वैल्यू -5 मालूम है, y1 और x1 जो वेरिएबल्स है या फिर पॉइंट एट द पॉइंट बोलो, फ्रॉम द पॉइंट बोलो, ये हमें पॉइंट पहले से -1 और 2 पता है, हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ब्रैकेट सोल्व करने पर y माइनस 2 इक्वल टू -5x माइनस 5, सो 5x प्लस y इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट सिंपल एप्लीकेशन है ये डेरिवेटिव की, जिसमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन दिया है तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या कोई भी कर्व हो जिसका डेरिवेटिव निकालने पर जो मुझे dy बाई dx मिलेगा वो स्लोप है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता तो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कुछ सर्टेन कंडीशन को दी हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे इस इक्वेशन का यूज करना है। एंगल बिटवीन, अगर हमको 2 कर्व्स की अगर निकालना है, 2 कर्व है उसके बीच में जो टेंजेंट जो पास हो रहे हैं उस टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, तो भी हम दोनों कर्व का m1 m2 दोनों कर्व का अलग अलग dy बाई dx निकाल के मुझे m1 m2 मिलेगा। तो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 से भी हम लोग अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में कॉनिक सेक्शन में इसका यूज करके हम लोग टेंजेंट का आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो f ऑफ 1/3 वैल्यू पुट करने पर जब हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1/3 वैल्यू पुट की तो एलसीएम लेने पर टोटल सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 2.15 जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और f ऑफ 1 वैल्यू पुट करने पर मुझे आंसर 2 मिला, जो 2 जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट। अब एक बार जब हमको x की वैल्यू मिल जाती है, जो हमको f(x) इक्वल टू 0 करके वैल्यू मिली थी, वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट अगर ब्रैकेट नहीं दिया होता तो हम इस सम को यहीं रहने देते, लेकिन हमको यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 है, तो हम यूनिवर्सल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। अब यूनिवर्सल के लिए सबसे पहले f ऑफ 0 फाइंड कर ले। f ऑफ 0 वैल्यू पुट करते समय स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 0 और 2 आंसर आएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो x की जो है वो 2 है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 क्यूब 8 प्लस 2 क्यूब 8 पुट करने के बाद माइनस 2 2 4 2 8, फिर से यहाँ पर प्लस 2 प्लस 2 8 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। अब हमारे पास स्टूडेंट 4 वैल्यू है। इस चारों वैल्यू में मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है। f ऑफ 1 पुट करने पर भी 2 आया था और f ऑफ 0 पुट करने पर भी 2 आया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, या हम उसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है। अब f ऑफ 1 और f ऑफ 0 दोनों के लिए एक्चुअली वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम है। अब इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू जो है 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज अ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टूडेंट यही एक सम जो है जिसमें हमें डबल डेरिवेटिव एक बार फाइंड करनी होती है और इस सर्टेन कंडीशन बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, कोई भी प्रॉब्लम सम सॉल्व करते समय हमें अगर कोई भी चीज में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड करना है तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना कंपल्सरी है। थैंक यू स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, अब फिर से मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि भाई पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में हो, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू सर्टेन अगर ब्रैकेट दिया हो तो ठीक है, ब्रैकेट ना दिया हो तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या फिर यूनिवर्सल मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसकी एक्सट्रीम लिमिट्स कौन सी है। करेक्ट स्टूडेंट। सोल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है इसका। हमारी फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव बेस्ड पे एफ डैश एक्स को 0 लेकर के एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया। 3x स्क्वायर 2 टू जा 4x प्लस 1, 2 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पे हम पहले मालूम तो फंक्शन जो है वो बिलोंग्स टू 0 to 2 यहाँ पे दिया हुआ है और x की जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर से होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू उस ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो हम उसको सेटिस्फैक्टरी पॉइंट मान के नहीं चलेंगे और हम बाकी वैल्यूज को लेकर सोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 लेकर के आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके हमको फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर सोल्व करने पर हमारे पास ब्रैकेट आएगा 3x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। डी के साइंस स्टूडेंट यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है कि फैक्टर कैसे, आप फैक्टर रफली निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिली, x की 1 वैल्यू भी मिल सकती है, x की 3 वैल्यू भी मिल सकती है, डिपेंड्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो बहुत सी वैल्यू मिल सकती है अकॉर्डिंग टू 4 क्वाड्रेंट्स। हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू इस ब्रैकेट के बीच में कहीं तो भी है, बिलोंग्स टू कर रहा है इसे। यस 1/3 0 to 2 के बीच में है और 1 भी 0 to 2 के बीच में है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू है। फिर हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा किस कंडीशन बेस्ड मिल रहा है। अब ये कंडीशन पहचानने के लिए कि भाई x इज इक्वल टू 1/3 में ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है या फिर 1 के लिए मैक्सिमम मिनिमम, तो हम ये यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश x वी हैव, सो f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 6x माइनस 4, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे निकालेंगे। अब हम यहाँ दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करती है। f डबल डैश 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मतलब 2 माइनस 4 माइनस 2 विच इज लेस देन 0 is a condition for maxima। 1/3 वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर 6 से 3 घटेगा 2 टाइम्स 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन 0, ये कंडीशन है मैक्सिमा के लिए। एंड f डबल डैश 1 पुट करके देख लेते हैं, 6 माइनस 4 2 इज मोर देन 0 is a condition for minimum। So स्टूडेंट किसी भी जनरल सम अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हो या ट्रिग्नोमेट्री दिया हो या इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम सम्स में है। प्रॉब्लम सम कई प्रकार के हैं, करेक्ट। किसी भी प्रॉब्लम सम को भी सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा को जैसे हमें पता है द मैक्सिमम करंट इज टू बी पास इन द सर्किट, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रेजिस्टेंस फॉर द वोल्टेज। तो नेचुरली फिजिक्स की एप्लीकेशन के अंदर भी डेरिवेटिव आता ही है जहां पे हमें मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ भी अगर निकालना हो तो नेचुरली मुझे डेरिवेटिव बेस दिया के जाना पड़ेगा। उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव से खाली एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट देखते हैं कि भाई किस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। अब हम ये दोनों वैल्यू पॉलिनोमियल में यहाँ पे पुट करके देखेंगे, वो हमारी तीसरी स्टेप होगी। सो f ऑफ 1/3 जो x के लिए 1/3 हम यहाँ पे 1/3 वैल्यू पुट करेंगे। सो f ऑफ 1/3 इक्वल टू
1/3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 2 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 2। यहाँ पर 27 एलसीएम ले लेते हैं या डायरेक्टली हम लोग डेसिमल सिस्टम से भी फाइंड कर सकते हैं आंसर को। 27 एलसीएम लेने पर 1 माइनस 3 3 2 जा 6 9 9 1 जा 9 प्लस 27 27 प्लस 9 36 36 माइनस 6 30 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 27। एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू 31 डिवाइड बाय 27 है जो नियर अबाउट होगा 31 डिवाइडेड बाय 27 1.48 यानी 1.15 लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.15 इज ए मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट। एफ ऑफ 1/3 पुट करने पर सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 हमारे पास आंसर है 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 पुट करने पर आंसर आएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1 2। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक और नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। स्ट्रिक्टली का मतलब है इससे ज्यादा ही लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग फिलहाल यहाँ पे जस्ट एक सिंपल टॉपिक ले रहे हैं कि भाई जो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस ब्रैकेट में है। करेक्ट। एक सर्टेन ब्रैकेट होता है। अब मेन चीज तो पहचानने के लिए इसलिए मैंने डबल सम ले लिया x रेज़ टू पावर x, जिसमें डेरिवेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और हम लोग ब्रैकेट भी निकाल सके कि भाई किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक सिंपल सा एग्जांपल सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले सपोज fx इक्वल टू दिया है sin x। करेक्ट। डबल सम यहाँ पे हो जाएगा कि fx इक्वल टू sin x। सिंपल चीज f डैश x इक्वल टू मुझे सिर्फ फाइंड करना है। नेचुरली sin x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट cos x। अब हमें पता है कि cos x जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर सिर्फ यहाँ पे एक चीज लिखी होती कि भाई x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, सिर्फ अगर इतना लिखा होता तो नेचुरली fx इक्वल टू sin x 0 टू π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। हमें यहाँ पे डेरिवेटिव से मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। f डैश x की वैल्यू cos x है। cos x 0 टू π/2 में पॉजिटिव होता है तो हम नॉमिनल तरीके से कह देते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू π/2। स्टूडेंट यहाँ पे 0 टू π लिखा होता तो मैं लिखता है 0 टू π/2 में ये फंक्शन पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है और π/2 टू π में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। 0 टू π लिखा होता तो 2 बार इंक्रीजिंग 2 बार डिक्रीजिंग होता। फिलहाल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो हमें ये देखना है कि डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जो कंडीशन दी हुई है वहां पे फंक्शन पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और निगेटिव आता है डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं fx इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। हम यहाँ पे इंटरवल भी फाइंड करके देख लेते हैं। ये तो एक तरीका हो गया भी आप 6 वर्ष आप जितने भी डेरिवेटिव फॉर्मूले कहीं पर भी पुट करो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। करेक्ट। हम यहाँ पे बीच इंटरवल भी फाइंड कर सकते हैं f डैश x निकालने के लिए, या जनरली हमें पता होता है कि भाई x रेज़ टू पावर x का आंसर क्या होता है। या डेरिवेटिव x निकालो तो x भी वेरिएबल है a भी x वेरिएबल है तो हमें लॉगरिथमिक मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा। फिलहाल हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न होता है कि x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होता है x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। स्टूडेंट्स बोले आप y इक्वल टू x रेज़ टू पावर x लो, दोनों बाजू log ले लो तो log y इक्वल टू x log x, फिर यूवी रूल लगा के सॉल्व करो आंसर यही आएगा x रेज़ टू पावर 1 प्लस log x। नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसको क्या करेंगे x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x इज मोर देन 0।
अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो मोर देन 0 लेंगे। एक्स रेज टू पावर एक्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बचा 1 प्लस लॉग एक्स इज मोर देन 0, लॉग एक्स इज मोर देन -1। अब हमें पता है स्टूडेंट के एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लॉगरिथम हो तो एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू यहाँ पे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, तो एक्स इज मोर देन ई रेज टू पावर -1 या एक्स इज मोर देन 1 बाई ई। एक्स इज मोर देन 1 बाई का मतलब है 1 बाई ई टू इंफिनिटी। स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखिए वो सिर्फ तरीका था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानने का, वो तो सिंपल एक डेरिवेटिव निकाल के फाइंड कर सकते हैं। यहां पर भी वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस ब्रैकेट में है वो अगर निकालना है तो डेरिवेटिव निकालो मोर देन 0। इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज लेस देन 0, 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0, log x लेस देन -1, log x इज लेस देन -1 में स्टूडेंट डायरेक्टली हम यहाँ पे x लेस देन e रेज टू पावर -1, x लेस देन 1 बाई e लिख देंगे। x की वैल्यू 1 बाई e से छोटी है तो तुरंत ही ध्यान जाता है, अभी सर ने क्या लिखा था, x की वैल्यू 1 बाई e से बड़ी है, मतलब 1 बाई e से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नेचुरली आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे सर लिखेंगे x इज लेस देन 1 बाई e तो माइनस इंफिनिटी टू 1 बाई e लिख देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। माइनस इंफिनिटी लॉगरिथमिक फंक्शन निगेटिव की तरफ कभी भी नहीं आता। जैसे log 1 0 होता है, उसके बाद log 0.00 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, log 0 नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बदले ओपन इंटरवल में x लेस देन 1 बाई 1/2 0। सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। सेकेंड एप्लीकेशन में हम यहां पर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सपोज हमें वैल्यू निकालनी है 28 रेज टू पावर 1/3। स्टूडेंट देखिए 28 रेज टू पावर 1/3 लॉगरिथमिक टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, log x इज इक्वल टू सपोज करके 28 कैलकुलेटर से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जो ज्यादा होशियार है उन्हें ये आता ही है कि पावर 1/3 1/4 कैलकुलेटर में कैसे सोल्व करते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं डेरिवेटिव के बेस के ऊपर हम किसी भी टर्म का अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 28 रेज़ टू पावर 1/3 नियर अबाउट क्वेश्चन यहाँ पर जो भी हो, पावर 1/2 हो, पावर 1/3 1/4 1/5, लॉगरिथमिक वैल्यू हो 1.003 या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी फंक्शन हो tan 39 डिग्री, तो हमारे पास जो फिक्स आंसर्स पता होता है, जैसे tan 30 पता है तो हम tan 32 डिग्री, sin 47 डिग्री हम कोई भी आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसमें से एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें 28 रेज़ टू पावर 1/3 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। जहां पर हम ये समझते हैं कि x की वैल्यू 28 है, बिल्कुल नहीं, हम यहां पर ये सपोज कर लेते हैं जहां पे x की वैल्यू हमने ली है 27 और डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे 27 क्यों लिया? ये 27 का पावर 1/3 इजीली निकलता है। अब ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको दो पार्ट में बाइफरगेट कर रहे हैं। बाइफरगेशन करने से एक ऐसा टर्म हमारे पास मिलेगा जिसका कैलकुलेशन पावर के थ्रू या कोई भी फंक्शन जो भी दिया है उसके थ्रू इजीली निकलता होगा, और हमारे पास एक छोटा सा फ्रैक्शन बचेगा, वो फ्रैक्शन हम बाद में यूज करेंगे फॉर्मूले में। हमें यहां पर निकालना है fx इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। अप्रोक्सीमेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x डेल्टा x। अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब मुझे इसमें दो टर्म चाहिए, fx एंड f डैश x। तो नेचुरली यहाँ पर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है कि मुझे इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकालना है और उसमें मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब fx स्टूडेंट्स यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है? x का पावर 1/3, x रेज़ टू पावर 1/3। इसमें x क्या है स्टूडेंट? 27 का पावर 1/3, 3 रेज़ टू पावर 1/3 इज 3, या 3 कट जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमें निकालना है f डैश x। f डैश x की वैल्यू पावर सामने आएगा और एक पावर यहां से कम होगा,
पावर जब मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 1/3 x रेज टू पावर -2/3। डेरिवेटिव में जो पावर दिया हुआ सामने आता है और पावर में से एक माइनस करना होता है, तो 1/3 x रेज टू पावर 1 - 1/3 -2/3। यहां पर भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 1/3 27 मीन्स 3 रेज टू 3 -2/3, 3 कैंसल, 3 का पावर -2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 रेज टू 2 9, 9 3 जा 27। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यू है, fx की वैल्यू है और f' की वैल्यू है। मैं यहां पर वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। नाउ आवर फाइनल आंसर इज f of x plus delta x equal to fx 3 plus f' 1/27 into delta x is 1। फाइनल कैलकुलेशन सिर्फ बाकी है 3 प्लस ये अप्रोक्सीमेशन 0.04 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 3.04। हम कैलकुलेटर से लोगरिथमिक टेबल से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।